What you seek is seeking you. So all you have to do is just keep on going. Alright, so on this positive note, let's just start today's video. And आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। स्टॉक मार्केट में हम कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि कहाँ पे बाकी ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होंगे बाइंग के लिए और कहाँ पे बाकी ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होंगे सेलिंग के लिए। और इसे समझने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है ये कंसेप्ट जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आखिरकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ये हम समझेंगे इस बुक की हेल्प से जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट ए बाइबल ऑफ ट्रेडिंग। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था ट्रेंड्स के बारे में, जो आप ऊपर वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं आज के टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। In the previous discussion of trend, it was stated that price moves in a series of peaks and troughs, and the direction of those peaks and troughs determine the trend of the market. Let's now give those peaks and troughs their appropriate names. At the same time, introduce the concept of support and resistance. देखो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि पीक्स और ट्रफ्स यानी कि एक हाई बनाते हुए और फिर एक लो बनाते हुए ऐसे मार्केट जिस भी डायरेक्शन में उसने जाना हो वो जाता है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए जा रहे हैं तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनाते हुए अगर जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट या ट्रेंडलेस मार्केट। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। द ट्रफ्स और रिएक्शन लोज आर कॉल्ड सपोर्ट। द टर्म is self-explanatory and indicates that support is a level or area on the chart under the market where buying interest is sufficiently strong to overcome selling pressure। जब मार्केट मूव कर रहा होता है तो एक ट्रफ यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक ऐसा जोन आता है जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं अपनी पोजीशन को बनाने के लिए या फिर बाई करने के लिए, खरीदने के लिए लोग बैठे होते हैं बेसिकली। अगर वो खरीदेंगे तो मार्केट क्या होगा, नीचे आता हुआ मार्केट पहले रुकेगा और फिर वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। इसी को बोला जाता है सपोर्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर सपोर्ट को डिफाइन किया जाए तो ये एक ऐसा रीजन या एक ऐसा जोन है जहां पे नीचे की तरफ आता हुआ मार्केट रुक जाता है और फिर यहाँ पे क्योंकि लोग बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ चले जाता है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट अ डिक्लाइन इज halted एंड प्राइसेस टर्न बैक अप अगेन। यूजुअली अ सपोर्ट लेवल इज identified beforehand by a previous reaction low in figure 4.3a. Points 2 and 4 represent support levels in an uptrend. See figures 4.3a and b। देखो ये 4.3a है और ये आपका 4.3b है। चलो इसी को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। अब आप बोलोगे कैसे पता चला, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अपने वो लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है और अपने हाई भी लो बना रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। ये एक रीजन है जहाँ पे लोगों ने थोड़ी बाइंग की, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से फिर से सेलिंग आई और मार्केट नीचे की तरफ गया। फिर अगली बाइंग जहाँ से आएगी वो सपोर्ट है और फिर अगली सेलिंग जहाँ से आएगी वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ रहे हैं। ऐसी ये वाला चार्ट हमको समझा रहा है कि एक अप ट्रेंड में कैसा होता है। अप ट्रेंड में मार्केट जहाँ से सेलिंग आएगी नीचे की तरफ आएगा तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जहाँ से बाइंग आएगी वो सपोर्ट हो जाएगा। सो सिंपली सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है जहां पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और वहां से सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इन एन अप ट्रेंड द रेजिस्टेंस लेवल्स represent pauses in that uptrend and are usually exceeded at some point. In a downtrend, support levels are not sufficient to stop the decline permanently but are able to check it at least temporarily। बेसिकली हो क्या रहा है, एक जोन में या फिर बायर्स ज्यादा बैठे हुए हैं सेलर्स के कंपैरिजन में या सेलर्स ज्यादा बैठे हुए हैं बायर्स के कंपैरिजन में। अगर बायर्स ज्यादा बैठे तो हम उसको सपोर्ट बोल दे रहे हैं। वहां से हम कह रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे वो मार्केट को गिरते हुए रहने से रोकेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सपोर्ट लेवल से। रेजिस्टेंस में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और वो ऊपर जाते हुए मार्केट को रोकेंगे और उसको नीचे को लाने की कोशिश करेंगे। A solid grasp of the concept of support and resistance is necessary for full understanding of the concept of trend. For an uptrend to continue, each successive low support level must be higher than the one preceding it. Each rally high resistance level must be higher than the one before it. If the corrective dip in an uptrend comes all the way down to the previous low, it may be an early warning that the uptrend is ending or at least moving from uptrend to a sideways trend. If the support level is violated, then a trend reversal from up to down is likely। तो ना सिर्फ हमको ये बताते हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, जैसे सपोर्ट में बायर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे और रेजिस्टेंस में ज़्यादा सेलर्स डोमिनेटिंग होंगे, बट अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, यानी कि अप ट्रेंड में
मार्केट जा रहा था और रिवर्सल, और आप बोल सकते हो कि जहाँ पे रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया सिग्निफिकेंटली, तो अब आप बोल सकते हो कि मार्केट या फिर साइडवेज हो जाएगा या अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। Each time a previous resistance peak is being tested, the uptrend is in specially critical phase. Failure to exceed a previous peak in an uptrend or the ability of prices to bounce off the previous support low in a downtrend is usually the first warning that the existing trend is changing. Chapters 5 and 6 on price patterns show how the testing of these support and resistance level form pictures on the charts that suggest either a trend reversal in progress or merely a pause in the existing trend. But the basic building blocks on which those price patterns are based are support and resistance level. चैप्टर 5 और 6 में हम प्राइस पैटर्न कैसे टेस्ट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को, वो हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम चैप्टर 4 में है और वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर एक जगह से सेलिंग आई, फिर सेम लेवल पे दोबारा आया, फिर सेलिंग आई, तो तीसरी बार अगर बार बार ऐसा ही हो रहा है, तो यहाँ से अब मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है और नीचे की तरफ आने वाला है। और इसका ही अपोजिट होगा डाउन ट्रेंड में, जब सपोर्ट को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा था बट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार वहां से बाइंग आ रही है, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। Figures 4.4a to C are example of classic trend reversal. Notice in figure 4.4a that at point 5 prices failed to exceed the previous peak before turning down to violate the previous low at point 4. This trend reversal could have been identified simply by watching the support and resistance levels. In our coverage of price patterns, this type of reversal pattern will be identified as double top. हो क्या रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे आया, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे लाया गया, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, ऊपर लाया गया, लेकिन सिमिलर लेवल यानी कि जहाँ पे प्रीवियस हाई बनाया था वहीं पर से दोबारा से सेलिंग आई, तो ये क्या है, डबल टॉप बन गया यहाँ पे। और यहाँ से मार्केट अब क्या होगा, जो एक अप ट्रेंड मार्केट था उसके चांसेस हैं कि अगर वो सपोर्ट को बहुत सिग्निफिकेंटली ब्रेक करे तो मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, जो अप ट्रेंड में था तो वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। वो इस पर्टिकुलर फिगर में हम समझ रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल। इसका अपोजिट, अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में था और डबल बॉटम यानी कि दो बार बॉटम से बाइंग आ रही है, सपोर्ट लेवल से बाइंग आ रही है, और एक रेजिस्टेंस को सिग्निफिकेंटली अगर मार्केट ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो सकता है। जो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, डाउन ट्रेंड था, वो अब एक अप ट्रेंड बन सकता है। तो यही हम इस दो डायग्राम से समझ रहे हैं। ओके, हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस level reverse their roles. So far, we have defined support as a previous low and resistance as a previous high. However, this is not just always the case. This leads us to one of the more interesting and lesser known aspect of support and resistance, their रिवर्सल ऑफ रोल्स। यानी कि एक सपोर्ट एक पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, और वैसे ही एक रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। कब ऐसा होता है समझते हैं। whenever support or resistance level is penetrated by a significant amount, they reverse their roles and become the opposite. In other words, a resistance level becomes a support level and support becomes resistance. To understand why this occurs, perhaps it would be helpful to discuss some of the psychology behind the creation of support and resistance levels. तो होता क्या है, अगर एक सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली पेनिट्रेट हो गया, सिग्निफिकेंटली का क्या मतलब है ये भी हम आगे आने वाले जो पोर्शन है उसमें समझेंगे, बट आप ऐसा समझ लो कि सिर्फ टच करके नीचे नहीं आ रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, इसको टच करके नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, इसको प्रॉपर ब्रेक कर रहा है, एक सर्टेन लेवल तक जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस फिर एक सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर एक सपोर्ट है, इसको मार्केट ने प्रॉपर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो अब मार्केट जब इस पॉइंट पे दोबारा आएगा तो ये सपोर्ट की तरह नहीं, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या होता है इसके पीछे का रीजन, क्या होती है इसके पीछे की साइकोलॉजी, वही अब हम आने वाले पोर्शन में समझेंगे। ये एक अगेन एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे एक मार्केट था, फिर वो डाउन ट्रेंड में आया, फिर सपोर्ट से दो बार डबल बॉटम सपोर्ट बना के और फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया यहाँ से। द साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, चार्ट और बाकी सारा इंडिकेटर या जो भी डाटा आपके पास आ रहा है, अल्टीमेटली उसके पीछे कुछ हमारे ही जैसे या कुछ आपके ही जैसे ट्रेडर्स ही तो बैठे हुए हैं, उनकी भी तो कोई साइकोलॉजी है, राइट? वो भी तो पैसा कमाने के लिए ही आए हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप साइकोलॉजी समझ जाओगे, तो चार्ट कैसे मूव कर रहा है, कैसे लोग सोच रहे हैं, कहाँ पे आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग के साथ एंटर कर सकते हो, वो आपके लिए कनकर करना इजी हो जाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। To illustrate, let's divide the market participant into three categories: the longs, the shorts, and the uncommitted.
The longs are those traders who have already purchased contracts. The shorts are those who have already committed themselves to the sell side. The uncommitted are those who have either gotten out of the market or remain undecided as to which side to enter. तो मार्केट में ये बोल रहे हैं कि तीन टाइप के लोग हो सकते हैं. एक हो सकता है कि जो सपोर्ट करे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लॉन्ग्स, या एक जो नीचे की तरफ मार्केट जाएगा उसके फेवर में शॉर्ट्स, और तीसरे जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, या जिन्होंने पहले डिसाइड करके अपनी पोजीशन बना के अब क्लोज कर दिया है, अब वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये तीन टाइप के लोग हैं. Let's assume that a market starts to move higher from a support area where prices have been fluctuating for some time. The longs, those who bought near the support area, are delighted. तो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं कि मार्केट, हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मार्केट ने सपोर्ट एरिया से ऊपर को जाना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो जो लोग ऊपर की पोजीशन लेके बैठे हैं या जो लोग इस फेवर में हैं, जिनको हम लॉन्ग्स बोल रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो उनका पैसा बने, वो खुश हो जाएंगे, डिलाइट हो जाएंगे, बट रिग्रेट नॉट हैविंग बॉट मोर. तो यानी कि वो थोड़ा रिग्रेट भी कर सकते हैं कि मैं और ज्यादा यहाँ पे बाई कर सकता था तो मेरे और ज्यादा प्रॉफिट बन जाता. इफ द मार्केट वुड डिप बैक नियर द सपोर्ट एरिया अगेन, दे वुड ऐड टू देयर लॉन्ग पोजीशन. अब मान लो कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया से ऊपर की तरफ गया तो लॉन्ग्स जो पोजीशन थे वो खुश हुए, उन्होंने सोचा कि अगर मैं और पोजीशन ऐड करता तो मेरा और प्रॉफिट होता. मार्केट थोड़ी देर में सपोर्ट के नियर बाई आया, तो जो लोग अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं वो अपनी और पोजीशन में ऐड ऑन करेंगे. जैसे उन्होंने मान लो 2 लॉट से ट्रेडिंग की थी तो वो 2 लॉट और ऐड कर देंगे, एक लॉट या कुछ और लॉट ऐड कर देंगे, कुछ और बाई कर लेंगे बेसिकली. The shorts now realize or strongly suspect that they are on the wrong side of the market. सपोर्ट के यहाँ पे मार्केट आया, लोगों ने और बाई किया, मार्केट दोबारा से ऊपर को जाने लगा, तो शॉर्ट्स यानी कि जो इस फेवर में थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि हम गलत साइड में बैठे हुए हैं, यानी कि हमारा लॉस बढ़ सकता है. The shorts are hoping and praying for a dip back to that area where they went short so they can get out of the market where they got in their break even point. तो अब वो सोचेंगे कि जैसे ही जहां पे हमने एंट्री बनाई थी, हमारी पोजीशन के आसपास अगर मार्केट आता है तो हम बाई कर लेंगे. उन्होंने पहले बेचा था ना, शॉर्ट्स थे यानी कि वो सेल करके बैठे थे, अब वो पोजीशन क्लोज करने के लिए बाई करेंगे. तो हो क्या रहा है, मार्केट मान लो ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ पे आया, कुछ लोगों ने बाई किया, और जो पहले सेलर थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन क्लोज की तो वो भी बायर बन गए. तो ये यहाँ से अब क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया. दोज सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दोज हु नेवर हैड अ पोजीशन एंड दोज हु for one reason or another liquidated previously held long position in the support area. The latter group are of course mad at themselves for liquidating their longs prematurely and are hoping for another chance to reinstate those longs near where they sold them. The final group, the undecided, now realize that prices are going higher and resolve to enter the market on the long side on the next buying opportunity. All four groups, यानी कि चारों के चार लोग जिन्होंने अपनी पोजीशन पहले से बनाई हुई थी वो और पोजीशन में ऐड ऑन कर रहे हैं, जिन्होंने सेल करा था वो भी अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो वो भी बाई कर रहे हैं, जो मार्केट से बाहर बैठे हुए थे वो भी बाई कर रहे हैं. तो इन सबको मिला के जो सारे ग्रुप है, ये सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया के पास आएगा तो हम दोबारा से खरीदेंगे. दे विल बाय एट द नेक्स्ट स्टेप. दे ऑल हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट. सब लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं. सब लोग अगर बाइंग करेंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा in that support area under the market. Naturally, if prices do decline near the support, renewed buying by all four groups will materialize to push prices up. जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास मार्केट आएगा, यहाँ से सब लोग बाइंग करेंगे और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे. The more trading that takes place in that support area, the more significant it becomes because more participants have a vested interest in that area. The amount of trading in a given support or resistance area can be determined in three ways: the amount of time spent there, volume, and how recently the trading took place. ठीक है, तो ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर गिवन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में तीन तरीकों से पता चल सकती है कि यहाँ पे होगी. एक तो कितना टाइम वहां पे है, टाइम स्पेंड कितना किया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा रिसेंटली कितनी ट्रेडिंग वहां पे हुई है. द लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम दैट प्राइसेस ट्रेड इन अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, द मोर सिग्निफिकेंट दैट एरिया बिकम्स. तो जितने बार जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में, उतना वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइसेस ट्रेड साइडवेज फॉर 3 weeks इन अ कंजेस्शन एरिया बिफोर मूविंग हायर, दैट सपोर्ट एरिया वुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन इफ ओनली 3 days ऑफ ट्रेडिंग हैड अकर्ड. यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में मार्केट साइडवेज रहा 3 हफ्ते के लिए और उसके बाद वो ऊपर गया. इससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक एरिया में मार्केट रहा 3 दिन, उसके बाद वो ऊपर गया, तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगा जहां पे मार्केट ने 3 वीक अपने स्पेंड किए हैं.
Volume is another way to measure the significance of support and resistance. If a support level is formed on heavy volume, this would indicate that a large number of units changed hands and would mark that support levels as more important than if very little trading had taken place. Point and figure charts that measure the intraday trading activity are especially useful in identifying these price levels where most of the trading took place, and consequently where support and resistance level will be most likely to function. वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कितना स्ट्रांग है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना स्ट्रॉन्गर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा। अ थर्ड वे टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया इज हाउ recently the trading took place, because we are dealing with the reaction of traders to the market movements and to position that they have already taken or failed to take. It stands to reason that the more recent the activity, the more potent it becomes. जितना रिसेंटली वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है उतना ज्यादा पोटेंट आपका वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा। Now let's turn the tables and imagine that instead of moving higher, prices move lower. In the previous example, because prices advanced, the combined reaction of the market participants caused each downside reaction to be met with additional buying, thereby creating new support. However, if prices start to drop and move below the previous support area, the reaction becomes just the opposite. All those who bought in the support area now realize that they made a mistake. For future traders, their brokers are now calling frenetically for more margin money because of the highly leveraged nature of future trading. Traders cannot sit with losses very long. They must put an additional margin money और liquidate their position. तो इससे पहले हमने समझा था कि कैसे सपोर्ट लेवल से बार बार बाइंग आ रही थी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब हमने एक दूसरी तरफ का अप्रोच भी लेके समझिए कि मान लो सपोर्ट लेवल प्रॉपर ब्रेक हो गया। सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो गया तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा। तो जिन्होंने बाइंग पोजीशन लेके बैठे थे वो अब क्या करेंगे, अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, जिसके लिए उनको सेल करना पड़ेगा। What created the previous support in the first place was the predominance of buy orders under the market. Now, however, all the previous buy orders under the market have become sell orders over the market. Support has become resistance. तो अब एक सपोर्ट जो पहले था वो प्रॉपरली ब्रेक हो गया है, तो अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि मार्केट अब जब दोबारा वहां पे आएगा तो वहां पे बाइंग नहीं होगी, वहां पे सेलिंग होगी, क्योंकि एक बार प्रॉपरली उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट। And the more significant that previous support area was, that is, the more recent and the more trading that took place there, the more potent it now becomes a resistance area. तो जितना पोटेंट, जितना सिग्निफिकेंट वो एक सपोर्ट लेवल था पहले, उतना ही पोटेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट वो एक रेजिस्टेंस लेवल अब बन जाएगा। ऑल ऑफ द फैक्टर्स दैट क्रिएटेड सपोर्ट बाय द थ्री कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट, द लॉन्ग्स, द शॉर्ट एंड द अनकमिटेड, विल नाउ फंक्शन टू पुट अ सीलिंग ओवर प्राइसेस ऑन सब्सिक्वेंट रैलीज और बाउंसेस। It is useful once in a while to pause and reflect on why the price pattern used by chartists and concepts like support and resistance actually do work. It's not because of some magic produced by the charts or some lines drawn on those charts. These patterns work because they provide picture of what the market participants are actually doing and enable us to determine their reaction to the market events. Chart analysis is actually a study of human psychology and the reaction of traders to changing market condition. Unfortunately, we live in the fast-paced world of financial market. We tend to rely heavily on chart terminology and short expression that overlook the underlying forces that created the picture on the charts in the first place. There are sound psychological reason why support and resistance level can be identified on price charts and why they can be used to help predict market movements. तो वही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। हम हमेशा चार्ट और उसकी टर्मिनोलॉजी के पीछे इतना पागल हुए रहते हैं कि हम उसके पीछे ये नहीं सोचते कि लोग ही तो बैठे हैं, ट्रेडर्स ही तो बैठे हैं ना उसके पीछे, साइकोलॉजी ही तो वर्क कर रही है। तो वही हमने समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा लोग डरेंगे और सेलिंग करेंगे, कहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे और बाइंग करेंगे। हमने उस फ्लो को पकड़ना है, उस साइकोलॉजी को समझना है, और जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी एक चीज़ के होने की, उसी डायरेक्शन में हमने जाना है और प्रॉफिट बनाना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन के बेसिस पे हम समझेंगे। A support level penetrated by a significant margin becomes a resistance level and vice versa. Figure 4.5a to c are similar to figure 4.3a and b, but with one added refinement. अच्छा, फिगर ही देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फिगर 4.5a में एक्चुअली हो क्या रहा है, आराम से समझते हैं। मार्केट नीचे की तरफ से आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आया और
रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेलर्स एक्टिव होता है, तो उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया। फिर एक लेवल से बायर्स एक्टिव हुए, वो ऊपर की तरफ लाए। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको उन्होंने बहुत ही बड़े मार्जिन से ब्रेक कर दिया और एक बड़ा हाई बनाया। तो जहां पे पहले सेलिंग हुई थी, उस लेवल को बहुत बड़े मार्जिन से ब्रेक करके एक अगला हाई बनाया। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, अब जब इसके आसपास मार्केट दोबारा आ रहा है, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यानी कि जहां पे पहले सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, अब वहां पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है और ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में टर्न हो गया है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पहले से पोजीशन अपने सेल करने के लिए बैठे थे, उन्होंने देखा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया बहुत बड़े मार्जिन से, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। और वैसे ही जिन लोगों ने देखा कि इतना बड़ा हाई बना के आया है, तो वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही डिप आएगा हम बाय करेंगे। तो वो भी जैसे ही इस लेवल के आसपास आ रहा है, तो दोबारा से बाय कर रहे हैं। अब ये भी बाय कर रहे हैं, ये भी बाय कर रहे हैं, और कुछ लोग मार्केट के प्रीवियस मूव को देख के जो पहले से डिसाइसिव नहीं थे, वो भी आएंगे, वो भी बाइंग करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है। इसका उल्टा होगा दूसरे टाइप के मार्केट में, यानी कि डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट था जहां से पहले बाइंग आ रही थी, पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मार्केट ने बहुत बड़े लेवल से। ठीक है, तो अब जब इस सपोर्ट, जो पहले सपोर्ट था, इसके आसपास मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे अब सेलिंग होगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जा रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जा रहा है पेनिट्रेशन के बेसिस पे। एक सिग्निफिकेंट अगर पेनिट्रेशन हो रहा है या मार्केट ब्रेक हो रहा है बेसिकली, तो उसके बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे जो नीचे डायग्राम है उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये एक रियल मार्केट चार्ट में शो किया गया है कि कैसे जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे गया, वहां से दोबारा से बाइंग आई और इस रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे तोड़ दिया गया है, एक नया हाई बना दिया गया है। तो अब जब मार्केट ये पिछले वाले रेजिस्टेंस के पास आएगा ना, तो यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे तो सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। So that's how it works. It was mentioned earlier that the distance prices traveled away from support or resistance increase the significance of that support or resistance. This is particularly true when support and resistance levels are penetrated and reverse roles. अगर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो जितना सिग्निफिकेंट था और जिसको ब्रेक कर दिया गया है, तो उतना ही सिग्निफिकेंट वो दूसरा टाइप का बन जाएगा। समझो, जैसे एक सपोर्ट था, बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका है एक बड़े मार्जिन से, तो अब मार्केट जब उस रेंज पे आएगा दोबारा से, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वाइस वर्सा, अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बट उसे एक बहुत मार्जिन के साथ ब्रेक कर दिया गया है, तो अब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा जब मार्केट दोबारा उस रेंज या उसके आसपास आएगा। This is particularly true when support and resistance level are penetrated and reverse roles. For example, it was stated that support and resistance levels reverse roles only after a significant penetration. But what constitutes significant? There is a quite a bit of subjectivity involved there in determining whether a penetration is significant or not. As a benchmark, some chartists use a 3% penetration as a criteria, particularly for major support and resistance levels. Shorter term support and resistance areas would probably require a much smaller number, like 1%. In reality, each analyst must decide for himself or herself what constitute a significant penetration. It's important to remember, however, that support and resistance areas only reverse roles when the market moves far away enough away to convince the market participant that they have made a mistake. The farther away the market moves, the more convinced they become. तो यहाँ पे एक आइडिया दिया गया है कि अगर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल था, तो 3% उससे ऊपर अगर मार्केट मूव कर जाएगा या उससे नीचे मार्केट मूव कर जाएगा, तो हम कहेंगे कि अब रोल रिवर्स हो सकता है इसका। अगर एक शॉर्टर टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था, तो 1% का पेनिट्रेशन ईदर साइड विल चेंज देयर रोल्स। बट अल्टीमेटली ये तो एक रफ आइडिया है। आपने, यानी कि एक ट्रेडर ने डिसाइड करना होता है कब आपको लगता है कि एक जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और एक रेजिस्टेंस कब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, कब उनके रोल रिवर्स होंगे, ये आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। बट जनरल क्रक्स यही है, जितना उस लेवल से फार मार्केट जाएगा उतना ही लोगों के अंदर डर बैठेगा, उतना ही उनको लगेगा कि मिस्टेक हुई है और उतना ही वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि रोल रिवर्स हो जाए। अब आपने एक कंसेप्ट और सुना होगा, राउंड नंबर्स का। ये भी एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। समझते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ राउंड नंबर्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
There is a tendency for round numbers to stop advances or declines. Traders tend to think in terms of important round numbers such as 10, 20, 25, 50, 75, 100 and multiples of 1000 as price objectives and act accordingly. These round numbers therefore will often act as psychological support or resistance level. ठीक है, तो जो राउंड नंबर होते हैं ना, ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं. अ ट्रेडर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू बिगिन टेकिंग प्रॉफिट्स एज एन इंपॉर्टेंट राउंड नंबर इज अप्रोच्ड. तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट कर सकते हो. जैसे आप कुछ पोजीशन क्लोज कर सकते हो, कुछ को और आप ऊपर ले जा सकते हो, या सारी पोजीशन भी क्लोज कर सकते हो राउंड नंबर के आसपास. द गोल्ड मार्केट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ दिस phenomenon. The 1982 bear market low was right at $300. The market then rallied to just above 500 in the first quarter of 1983 before falling to $400. A gold rally in 1987 stopped at 500 again from 1990 to 1997. Gold failed each attempt to break through $400. The Dow Jones Industrial Average has shown a tendency to stall at multiples of 1000. तो ये एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कि कैसे जो होल नंबर होते हैं 1425 या जो होल नंबर वाला सीरीज है, इस पे आप एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह इनको ले सकते हो, या जनरली ट्रेडर्स लेते हैं. वन ट्रेडिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू अवॉइड प्लेसिंग ट्रेडिंग orders right at these obvious round numbers. For example, if the trader is trying to buy into a short term market dip in an uptrend, it would make sense to place orders just above an important round number because others are trying to buy the market at the round number. The market may never be there. Traders looking to sell on a bounce should place resting sell orders just below round numbers. The opposite would be true when placing protective stops on existing position. As a general rule, avoid placing protective stops at obvious round numbers. तो ऑब्वियस राउंड नंबर पे अपने प्रोटेक्टिव स्टॉप्स को नहीं लगाना है या वहां पर से अपनी नई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है. इन अदर वर्ड्स, प्रोटेक्टिव स्टॉप्स ऑन लॉन्ग पोजीशन शुड बी प्लेस्ड बिलो राउंड नंबर्स एंड ऑन शॉर्ट पोजीशन अबव सच नंबर्स. द टेंडेंसी फॉर मार्केट्स to respect round numbers, and especially the more important round numbers previously referred to, is one of those peculiar market characteristics that can prove most helpful in trading and should be kept in mind by टेक्निकली ओरिएंटेड ट्रेडर. तो एज अ टेक्निकली ओरिएंटेड ट्रेडर आपने अपने माइंड में ये चीज भी रखनी पड़ेगी. ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि साइकोलॉजिकली बहुत लोग सोचते हैं कि जब राउंड नंबर आता है तो वहां पे वो एक सर्टेन तरीके से एक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो आपने वैसा नहीं करना है. आपने अगर नई पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे आपने बेसिकली बाय या सेल करना है. एग्जैक्ट राउंड नंबर्स को आपने अवॉइड करना है. सो आज की वीडियो में हमने समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में पूरा डिटेल में. इन केस इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच राधा रानी जी. हैव फन, पीस आउट.